कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घायल अमेरिकन सोल्जर को जिसे कुछ वियतनामीज योद्धा बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसे रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा जाता है और फिर जहरीली चींटी के छते के साथ उल्टा टांग दिया जाता है। चींटियों के काटने से उसके शरीर का सारा पानी जैसे सूख जाता है। वो वियतनामीज योद्धा उसे डराते हैं, धमकी देते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तब उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाकी कैदियों के बीच फेंक देते हैं, जहाँ उसे पूरी रात गंदगी और कचरे के बीच पड़ा रहना पड़ता है। वो जगह शायद किसी जानवर के रहने लायक भी नहीं थी, लेकिन आखिर ये वियतनामीज योद्धा उस अमेरिकन सोल्जर के साथ इतना अमानवीय बर्ताव क्यों कर रहे थे? साल था 1955। उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अमेरिका उन जगहों और देशों पर बम गिरा रहा था जो वियतनाम को मदद कर रहे थे। बदकिस्मती से लाओस भी उन्हीं देशों में से एक था। अमेरिका इतना ज्यादा बमबारी कर रहा था कि पूरा लाओस एक जिंदा लैंडमाइन जैसा बन गया था। डैंगलर नाम का ये अमेरिकन पायलट भी उन्हीं में से एक था जिसे यहाँ बम गिराने का ऑर्डर दिया गया था। चूंकि ये उसका पहला मिशन था, इसलिए उसने गलती से काफी नीचे से हमला कर दिया, जिसके कारण दुश्मन की गोलियों ने उसके प्लेन का पंख उड़ा दिया और वो सीधे दुश्मनों के इलाके में जा गिरा। सौभाग्य से वो उस हादसे में जान से बच जाता है, लेकिन वियतनामीज आतंकवादी उसे तलाशना शुरू कर देते हैं। डैंगलर किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर से मदद के लिए सिग्नल भेजता है, मगर इतनी घनी जंगल में उसे ढूंढ पाना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उसे जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग तो दी गई थी, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया था कि जब 12 वियतनामीज दुश्मन एक साथ उसके सिर पर AK-47 तान कर खड़े होंगे तब वो क्या करेगा। जल्दी ही स्थानीय वियतनामीज योद्धा उसे ढूंढ लेते हैं और पकड़कर उसी पर बेरहमी शुरू कर देते हैं। वो उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर पूरे गांव में घसीटते हुए ले जाते हैं। ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया था कि अगर कभी पकड़े जाओ तो हमेशा मुस्कुराते रहना और अच्छे से बात करना, इसलिए डैंगलर वही कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग का कोई भी हिस्सा काम नहीं आने वाला। वियतनामीज लड़ाके डैंगलर पर जुल्म और टॉर्चर शुरू कर देते हैं। वो उसके कान के बिल्कुल पास गोली चलाते, जिसकी तेज आवाज से कुछ देर तक उसे कुछ सुनाई तक नहीं देता था, और यहीं से उसके जीवन का एक नया और डरावना अध्याय शुरू होता है। अगले दिन सुबह उसे बेरहमी से घसीटकर एक ट्रक में डाला जाता है और वो ट्रक उसे लाओस एम्बेसी के गवर्नर के पास ले जाता है। गवर्नर उसे एक कागज पकड़ाते हुए कहता है, इस पर साइन कर दो, हम तुम्हें 2 हफ्ते में छोड़ देंगे। लेकिन डैंगलर साफ मना कर देता है साइन करने से, क्योंकि ये सारे कागजात सरकारी पेपर्स थे जिन पर साइन करके उसे ये मानना पड़ता कि वो अमेरिका के आदेश पर यहाँ बम गिरा रहा था और यहाँ जिन लोगों की मौत हो रही है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है। डैंगलर कहता है कि उसने कभी किसी मासूम इंसान की जान नहीं ली, उसे सिर्फ आतंकवादियों के कैंप पर हमला करने का आदेश मिला था, इसलिए वो इन कागजों पर साइन नहीं करेगा। ये सुनकर गवर्नर कहता है, तो फिर तुम खुद ही अपने लिए जहन्नुम चुन रहे हो। अब खुद भगवान भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ बिल्कुल नहीं। अब समझोगे मौत की पीड़ा क्या होती है और टॉर्चर किसे कहते हैं। इसके बाद डैंगलर पर फिर से भयानक अत्याचार शुरू होता है। उसे रोजाना दर्द में रखा जाता और उसे सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही थका हुआ शरीर थोड़ा सा झपकी लेता, वो लोग उसे उठा देते और एक पतली पाइप के पानी में सिर डुबो कर रखते। ये यातना दिन पर दिन चलती रहती और हर गुजरते दिन के साथ और भी बढ़ती जाती। कुछ समय बाद डैंगलर को गांव से काफी दूर जंगल के बीच एक अच्छी झोपड़ी में लाया जाता और वही उसका नया जेल बन जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी तरह और भी कई कैदी यहाँ बंद हैं। ठीक तभी सामने से एक आवाज आती है जो उसे कहती है, बिल्कुल आवाज मत करना वरना वो लोग आ जाएंगे। लेकिन ये कहते ही कुछ वियतनामीज वहाँ पहुँच जाते हैं और डैंगलर के पैरों में भारी लकड़ियां बांध देते हैं ताकि वो भाग न सके। अगले दिन डैंगलर और बाकी कैदियों को बाहर लाया जाता है। उनके शरीर देखकर डैंगलर समझ जाता है कि ये जगह सच में जहन्नुम के अलावा और कुछ नहीं है। गार्ड बिल्कुल भी कैदियों को खाना नहीं देते, जिसकी वजह से वे कुपोषण का शिकार हो रहे थे। उनके शरीर इतने कमजोर हो चुके थे कि उनकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। एक पुराने कैदी जिन नाम का डैंगलर को यहाँ मौजूद हर इंसान से मिलवाता है। जिन भी एक अमेरिकन पायलट था और कई सालों से यही कैदी बना हुआ था, लेकिन अमेरिकन सरकार ने उसे यहाँ से निकालने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये सोचकर डैंगलर को बहुत गुस्सा आता है। एक सैनिक जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार है, वही सैनिक को बचाने में सरकार कोई मदद नहीं कर रही। लेकिन डैंगलर अच्छे से समझता है कि यहाँ वो फंस चुका है। इसे ही छोड़कर भागने की प्लान उसे खुद बनानी होगी। वो देखता है कि दिन के समय कैदी खुले में बिना किसी शिकल के घूम सकते थे, लेकिन चारों तरफ लगे बांस के घेरे के पास जाना मना था। कोई शक दिखा तो गार्ड गोली चला देते। इतने खतरे के बावजूद डैंगलर इस जगह को जेल जैसा नहीं मानता, क्योंकि यहाँ न तो लोहे की शिकल थी न मोटी कंक्रीट की दीवार। उसे लगता था कि यहाँ से वो भाग सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि अगर भागना इतना आसान होता तो
बाकी कैदी अब तक क्यों नहीं भागे। लेकिन जिन सोचता था कि शायद युद्ध खत्म होने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब डैंगलर ने उसे बताया कि युद्ध अभी भी चल रहा है और अब भी चलेगा, तो जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो 2.5 साल से बस इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब युद्ध खत्म होगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वो फिर अपने फैमिली के पास लौट पाएगा। उधर डैंगलर को पूरा यकीन था कि वो यहाँ से जरूर भाग सकता है और वो आज रात ही भागने की प्लानिंग करता है। लेकिन जिन उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे तो ये लोग हमें कभी आजाद नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम भी हमारी तरह रिहाई का इंतजार करो। तभी एक और कैदी ड्वे बोलता है, तुम दोनों समझ नहीं रहे, ये बांस से बना हुआ घर हमारी असल जेल नहीं है। असली जेल तो ये विशाल जंगल है। यहाँ से अगर किसी तरह निकल भी गए तो पानी और खाना के बिना जंगल में 2 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल है। यहाँ बता दूं, ड्यूए भी एक अमेरिकन पायलट था और वो भी कई सालों से यहीं कैद था। ये सुनकर डैंगलर कहता है, ठीक है, तो हम बारिश के मौसम में भागेंगे, तब चारों तरफ पानी होगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ा मसला था। ड्यूए बताता है कि बारिश आने में अभी 4-5 महीने बाकी हैं। डैंगलर समझ जाता है कि जितना वो उनसे भागने का रास्ता पूछेगा उतना ही वो लोग नई नई परेशानियां बताते रहेंगे। इसीलिए वो खुद ही फैसला करता है कि वो आज रात ही भागेगा। ड्यूई उसे आखिरी बार चेतावनी देता है, जंगल से बचकर निकल भी गए तो यहाँ से बाहर कैसे जाओगे? दिन में 6 गार्ड हथियार लेकर चौकसी करते हैं। डैंगलर जवाब देता है, इसलिए तो मैं रात में भागने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर सारे कैदी उसकी ओर हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि रात में कैदियों के साथ क्या होता है। रात होते ही गार्ड कैदियों के हाथ पांव बांधकर उन्हें सुला देते थे ताकि वे हिल डुल न सकें। और उधर डैंगलर तो रात में ही भागने का प्लान बना रहा था। डैंगलर फिर कैदियों से एक कील मांगने लगा है। उसके दिमाग में कोई न कोई प्लान घूम रहा था। ड्यूए कहता है, यहाँ बांस के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कील मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तभी एक कैदी बताता है कि उसे पता है कील कहाँ है। वो कहता है कि कल सुबह दिखाएगा। अगली सुबह वो डैंगलर को दूर एक छोटी सी ऊंचाई पर खड़े एक गार्ड की ओर इशारा करता है। ठीक उसके सिर के बाजू में एक कील लगी हुई थी। जिन उसे समझाता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे हम सबकी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन डैंगलर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना ही होगा। वो एक प्लान बनाता है। उसके इशारे पर कैदी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं ताकि गार्डों का ध्यान उसी तरफ लगा रहे। यह देखकर गार्ड बंदूकें उठाकर उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। मौका देखते ही डैंगलर धीरे से उस छोटे गार्ड की तरफ जाता है और टूथपेस्ट लेने का बहाना करके चालाकी से वह कील निकालकर अपनी जेब में छुपा लेता है। फिर गार्डों की नजर से बचकर वो उस कील को घिसकर एक पतला नुकीला हथियार बना लेता है। रात में जब सारे गार्ड सो जाते हैं तो वह मुंह से कील निकालता है और कुछ ही सेकंड में अपने हाथ खोल लेता है। ये देखकर बाकी कैदी दंग रह जाते हैं, जैसे उसने कोई जादू दिखा दिया हो। वो पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? डैंगलर बताता है, ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया था कि स्प्रिंग पर हल्का सा प्रेशर डालो तो हैंडकफ का लॉक आसानी से खुल जाता है। फिर वह हैंडकफ को पहले जैसा बंद कर देता है, क्योंकि वे आज रात भागने वाले नहीं थे और उन्हें ध्यान रखना था कि गार्डों को जरा भी शक न हो। अगले दिन डैंगलर भागने के अलग अलग प्लान के बारे में सोच रहा था। तभी एक अमेरिकन प्लेन उनके सिर के ऊपर से उड़कर जाता है। ये देखते ही गार्ड जल्दी से सारे कैदियों को अंदर ले जाते हैं। इसी दौरान डराने के लिए एक गार्ड गोली चलाता है। वह गोली ड्यूई को लगती है, लेकिन किस्मत से वह कान के पास से निकल जाती है, वरना उसकी जान चली जाती। सब शांत होने पर एक गार्ड अंदर आता है और डैंगलर की तरफ बंदूक तान देता है। वह उसे डराकर कहता है, हमारे सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन डैंगलर बिल्कुल नहीं डरता। वह उनकी तरफ देखकर हंसता रहता है, क्योंकि यही तो उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। कुछ देर बाद वही गार्ड खुद भी हंसने लगा है, क्योंकि बंदूक खाली थी। वे लोग सिर्फ डैंगलर को डराकर मजा ले रहे थे। दिन बीतकर रात होती है। रात में कैदी बांस की दीवार पर लगे खाने के पोस्टर्स देखते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं जब खाना उन्हें आसानी से मिल जाता था, और आज एक कण खाना के लिए भी तरस रहे हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन डैंगलर देखता है कि आज रात बारिश होने वाली है। आसमान बादलों से भरा हुआ था। यही था भागने का सबसे अच्छा मौका। लेकिन जीन मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, तुम अगले बारिश तक इंतजार कर सकते हो। शायद अब तक युद्ध खत्म हो जाए और हमें छोड़ दिया जाए। अगर तुम भागने की कोशिश में पकड़े गए तो ये लोग हम सबको मार डालेंगे। लेकिन अगर युद्ध जल्द खत्म होने वाला होता तो क्या ये वियतनामीज दिन रात मेहनत करके ऊंचे ऊंचे वॉच टावर और बांस की जेल बना रहे होते? डैंगलर उसे कहता है, मैं अकेला नहीं भागूंगा, मैं सबको लेकर भागने का प्लान बना चुका हूँ। लेकिन जिन बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह तो उल्टा डैंगलर को धमकी देता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको जगा दूंगा। ड्यूई समझ जाता है कि जिन कभी भी उनके साथ विश्वासघात
प्राप्त कर सकता है। उनके पास भागने का सिर्फ एक ही मौका है और वे इस मौके को खोना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें फिलहाल अपना प्लान रद्द करना पड़ता है। अगले दिन कुछ वियतनामीज लड़ाके उनके कैंप में आते हैं और कैदियों की तलाशी लेते हैं। वे चाहते थे कि कैंप में जरा सी भी लापरवाही न हो। इसी वजह से वे एक गार्ड को सिर्फ इसलिए बुरी तरह डांटते हैं क्योंकि उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी। इसके बाद से हर कुछ हफ्ते में गार्डों को बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर हफ्ते नए नए गार्ड इस जेल की पहरेदारी करते। कभी कभी ऐसे गार्ड भी आते जिन्हें ठीक से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था और इसी वजह से वे कैदियों की जान से खेलते रहते। उधर डैंगलर के दिमाग में यहाँ से निकलने के कई प्लान घूम रहे थे। वह हर दिन एक एक चावल का दाना जमा करना शुरू करता है और जो भी खाना दिया जाता था वह चुपचाप खा लेता था, चाहे वह कितना भी गंदा या बेकार क्यों ना हो। वियतनामीज की तरह उन्हें कीड़े मकोड़े भी खाने पड़ते थे। बाकी कैदी तो वह घिनौना खाना देखकर छोड़ देते, लेकिन डैंगलर सब खा लेता क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने खाना छोड़ा तो उसकी हालत भी बाकियों जैसी हो जाएगी। एक दिन जिन उससे पूछता है, तुम चावल क्यों जमा कर रहे हो? डैंगलर बताता है कि वह भागने की प्लान बना रहा है। ये सुनते ही जिन हाथ जोड़कर कहता है, तुम्हारे दिमाग से अभी तक भागने की सोच गई नहीं? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इससे हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डैंगलर अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है, तुम लोगों ने ध्यान दिया है, रोज दोपहर में जब गार्ड लोग किचन में जाते हैं तो अपनी सारी बंदूक बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब उन्होंने ऐसा न किया हो। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। जब वो अंदर जाएंगे हम बाहर आकर उनकी बंदूकें उठा लेंगे और फिर इस पूरे कैंप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। उसके बाद हम अमेरिकन प्लेन को सिग्नल देंगे। जब तक वो हमें यहाँ से निकाल नहीं लेते हम कैंप को अपने कब्जे में ही रखेंगे। यही सोचकर अगले दिन डैंगलर एक छोटा सा शीशा इस्तेमाल करके गार्ड्स की पोजीशन चेक करने लगा है और ऐसे ही वो हर दिन यह करता है ताकि उसे पता रहे कि किस दिशा से कौन सा गार्ड आ सकता है। एक दिन ठिगना गार्ड उन्हें खाना देता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि युद्ध बढ़ने के साथ यहाँ राशन की कमी पड़ने लगी है। गार्ड्स में सिर्फ वही एक था जिसके चेहरे पर कभी कभी हल्की मुस्कान दिख जाती। बाकियों को देखकर तो लगता रहता कि अभी गोली मार देंगे। खैर, एक दिन जब वो सब गार्ड्स की पोजीशन और एंगल को लेकर प्लान बना रहे थे तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। वह बंदूक तानकर पूछता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तब वे तुरंत जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही समय पास कर रहे थे। इस जेल में करने को है ही क्या? हमारे पास कोई भागने की प्लानिंग नहीं है और हम भाग भी कैसे सकते हैं? इतने सारे गार्ड्स की नजर हम पर रहती है। इन छोटे छोटे पत्थरों से हम तुम लोगों जैसे हथियारबंद गार्ड्स का क्या बिगाड़ पाएंगे? उनकी बात सुनकर गार्ड को उन पर किसी तरह का शक नहीं होता। हर रात डैंगलर अपने हाथ की कड़ियां खोलकर झोपड़ी के नीचे लगे बांस को थोड़ा थोड़ा करके काटा रहता ताकि बाहर निकलने लायक एक रास्ता बन सके। ऐसे ही एक दिन उसने पूरा बांस काट ही डाला। फिर वो रेंगते हुए बांस की फेंसिंग के पास जाता है और मिट्टी खुरच कर देखता है कि बांस कितनी गहराई में गड़ा है। किस्मत से वो बांस की घेराबंदी उनकी सोच से भी ज्यादा कमजोर थी और ज्यादा गहरे तक घड़ी हुई भी नहीं थी। इसका मतलब था कि वे नीचे से मिट्टी खुरच कर आराम से बाहर निकल सकते थे। अगले दिन डैंगलर डोएन को भी वो जगह दिखाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें वहाँ घूमते हुए देख लेता है और डांट कर भगा देता है। डैंगलर कहता है, बारिश शुरू होने में बस एक हफ्ता बचा है, हमें उसी दिन भागना होगा। सब उसकी बात पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन फिर से रोकने लग जाता है। तब डैंगलर गुस्से में बोलता है, अगर तुम यहीं सड़कर मरना चाहते हो तो मर जाना, मैं अब और वेट नहीं करूंगा। अगले दिन गार्ड उन्हें खाने में सिर्फ कीड़े मकोड़े देते हैं और अब हर दिन उन्हें यही खाना पड़ता था। चावल मिलना लगभग बंद हो गया था क्योंकि अमेरिकन बमबारी की वजह से गांव वालों की सारी फसल तबाह हो गई थी। यहाँ तक कि गार्ड्स भी भूखे रह जाते थे, इसलिए वो कैदियों का खाना खुद खा लेते और कैदियों को ये घिनौने कीड़े मकोड़े खाने को देते। फिर भी कैदियों में सिर्फ डैंगलर बिना मुंह बनाए ये सब खा लेता क्योंकि वो जानता था अगर उसने खाना छोड़ दिया तो बाकी कैदियों की तरह वो भी बेहद कमजोर पड़ जाएगा और फिर शायद जिंदगी भर यहीं कैद रहना पड़ेगा। लेकिन उधर जिन इस तरह का खाना खाने का बिल्कुल आदी नहीं था। वो डैंगलर के जमा किए हुए चावल खाना चाहता था, वही चावल जो डैंगलर इतने दिनों से जंगल में भागने पर भूख मिटाने के लिए बचा रहा था। लेकिन डैंगलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें चावल तभी दूंगा अगर तुम हमारे साथ भागने के लिए तैयार हो, वरना नहीं। जिनके अंदर डर बैठा हुआ था। उसी रात डैंगलर अपना हथकड़ियां नहीं खोलता इस डर से कि कहीं जिन गार्ड्स को जाकर सारी प्लानिंग न बता दें। इसी बात पर दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन हालात संभालने के लिए अगले दिन डैंगलर जिन से माफी मांग लेता है क्योंकि वो जानता था गुस्से में जिन कुछ भी कर सकता है और इससे उनका पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। यहाँ तक कि गार्ड्स उन्हें मार भी सकते थे। अगले दिन जब गार्ड उन्हें हथकड़ियों से बांध रहे होते हैं तभी अचानक आसमान में एक अमेरिकन फाइटर जेट दिखाई देता है। इसे देखते ही गार्ड्स बेकाबू होकर कैदियों को पीटने लगते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि शायद कैदी किसी तरह अमेरिकन जेट को सिग्नल दे रहे हैं। इसलिए उस दिन के बाद से जब भी ऊपर से कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर गुजरता, गार्ड्स इसी तरह कैदियों पर जुल्म ढाते। डोएन इस सब से टूटने लगा है, लेकिन डैंगलर उसे संभालता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जैसे भी हो, हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। अगले दिन कैदियों को गार्ड्स के किचन में कुछ बातें करते हुए सुनाई देती हैं। एक कैदी उनकी भाषा जानता था
ध्यान से सुनने के बाद उन्हें समझ आता है कि गार्ड्स कैंप में खाने की कमी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ गार्ड खाने की तलाश में बाहर गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। बमबारी के कारण वहां की जमीन पूरी तरह बंजर हो गई थी और अब वहां खेतीबाड़ी करना नामुमकिन था। इसलिए गार्ड्स कैदियों को जंगल में ले जाकर मारने की प्लान बना रहे थे, और अगर गवर्नर से पूछा जाता तो वो झूठ बोलते कि कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें गोली मारनी पड़ी। ये सब सुनकर कैदियों को समझ आ जाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए अगले दिन ही भागने का फैसला कर लिया जाता है। अगले दिन डैंगलर गार्ड्स के किचन में जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वह झोपड़ी के नीचे से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए गार्ड्स की बंदूकें उठा लेता है। पास में जितनी बंदूकें मिलती हैं, वह उतनी उठा लेता है और फिर सबको एक एक करके बांट देता है। प्लान के अनुसार उन्हें सबको किचन में इकट्ठा होना था और गार्ड्स को घेरना था। डैंगलर जल्दी से एक तरफ पहुंच जाता है, लेकिन बाकी कैदी समय पर नहीं पहुंच पाते। सामने 6 गार्ड खड़े थे, जिन्हें अकेले संभालना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी डुइन के अलावा कोई नहीं आता। इसके कारण डैंगलर मजबूर होकर गार्ड्स पर गोली चला देता है। वह चिल्लाकर जिन को बुलाने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि जिन ने उन्हें धोखा देकर भाग लिया है। डैंगलर छोटे गार्ड को छोड़ देता है, क्योंकि इन सब गार्ड्स में वही एकमात्र था जो उनके साथ हंसी खुशी में रहता था। फिर वह आसपास से जितना भी खाना मिल सकता था हाथ में उठाकर ले लेता है और डुएन के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह जिन को देखता है, जो डैंगलर की जान को खतरे में डालकर अकेले भाग आया था, लेकिन वह ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। डैंगलर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तुमने हमें छोड़कर क्यों भाग गए? हमने तो साथ में भागने की प्लान बनाई थी और उस प्लान में हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। कोई भी किसी को छोड़कर नहीं भागेगा। लेकिन जिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ खड़े खड़े जैसे भूत बन जाता है। तब डैंगलर उसके पैरों के जूते देकर पूछता है, तुमने ये जूते कहाँ पाए और हमारे जूते कहाँ हैं? डुएन फिर झूठ बोलता है कि वहाँ और जूते नहीं थे और शायद बाकी कैदी जूते लेकर भाग गए होंगे। डैंगलर को ये बात अजीब लगती है। उसे समझ आता है कि शायद इतने लंबे समय तक कैद रहने की वजह से जिन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और अगर उन्हें बचना है तो अब उन्हें अलग होना पड़ेगा, वरना जिन की वजह से बाकी कैदी फिर पकड़ लिए जा सकते हैं। इसके बाद डैंगलर जिन को वहीं छोड़ देता है और डुएन के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डुएन ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है बारिश आने वाली है, और ये अच्छी खबर थी क्योंकि अब उनके पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। वे थोड़ी बारिश का पानी पीते हैं और चावल की पुटली खोलकर वहाँ से थोड़ा खाना खा लेते हैं। लेकिन जहाँ वे रुके थे वहाँ की मिट्टी भीग चुकी थी और फिसलन भरी थी, जिससे तेज बहाव उन्हें अपने साथ खींच ले जाता। उनका बाकी बचा हुआ खाना इस पानी की तेज धारा में बहकर नष्ट हो गया। अब उन्हें तुरंत खाना ढूंढना था, वरना इस जंगल में उन्हें पीने का पानी तो मिल जाता, लेकिन खाने के लिए वे मर जाते। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद वे एक नदी देखते हैं। यही नदी उन्हें थाईलैंड तक ले जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें नदी पार करनी होगी। इसके लिए उन्होंने बांस से एक राफ्ट बनाया और धीरे धीरे नदी में तैरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आता है कि नदी एक गहरे जलप्रपात की ओर जा रही है। उस तेज बहाव में वे सीधे नीचे गिर जाते, लेकिन इसके पहले ही वे किनारे पहुंच जाते हैं। उनका राफ्ट अब और काम का नहीं रहा और उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि नया राफ्ट बनाया जा सके। तब डैंगलर को एक अजीब सा एहसास होता है। वह अपनी शर्ट खोलता है और देखता है कि उसके शरीर पर झुंड झुंड कीड़े चिपक गए हैं। वह उन्हें एक एक करके हटाने लगा है। इतनी भूख के कारण उसे कुछ पल के लिए लगा कि इन्हें खा भी लिया जा सकता है, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। उनका शरीर कमजोर और थकान से भर चुका था। दोनों टूटते जा रहे थे, इसलिए वे पत्तों से अपने शरीर को ढकर सो जाते हैं। अत्यधिक थकान में रात वहीं काट देते हैं। अगली सुबह डैंगलर एक व्यक्ति को नदी में मछली पकड़ते हुए देखता है। उन्हें लगता है कि शायद उससे खाना मिल सकता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का पीछा करने लगे हैं। लेकिन फिर डैंगलर सोचता है अगर किसी भी तरह वे फिर पकड़े गए तो यह खतरा बहुत बड़ा होगा, इसलिए वे उस व्यक्ति का पीछा करना छोड़ देते हैं। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था और पेट में तेज भूख लगी हुई थी। उनके हाथ में जो बंदूक थी वो भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि अगर वो किसी जानवर को मारने के लिए गोली चलाते तो उस आवाज से गार्ड्स तुरंत उन्हें पकड़ लेते। शायद तभी से उन्हें खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो गया होगा। डैंगलर ने उनकी बंदूकें भी पानी में फेंक दिया, क्योंकि वैसे भी उनका वजन बहुत ज्यादा था। इसके बाद वो दोनों खाली हाथ फिर से उस गहरे जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़े। लेकिन देखा गया कि डुएन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसके शरीर में दर्द, तकलीफ और थकान के अलावा वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल के बीच एक पुराना परित्यक्त घर दिखा और वहीं आज का दिन बिताने का फैसला करते हैं। अंदर आते आते दोनों के शरीर वैसे ही टूट चुके थे। उधर डुएन पूरी तरह से हार मान चुका था। वो अब शांतिपूर्वक मरना चाहता था। वो डैंगलर से कहता है, मुझे यहीं मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अब और नहीं चल सका। लेकिन डैंगलर हार
नहीं मानता। वो उसे हिम्मत देता है और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाता है। कहता है कि वो इतने साल तक वहाँ मरते मरते जीता आया है और किसी तरह से वो दोनों यहाँ से भाग भी निकले हैं। बस किसी तरह अगर वो ये जंगल पार करके जिंदा बाहर निकल आए तो उनके लिए एक खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही है। ये सब बातें सुनने के बाद ड्वेन में फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। बातों के दौरान ही वे अचानक 2 हेलीकॉप्टर उन्हें आते हुए देखते हैं। डैंगलर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, हमें बचाओ, हम नीचे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई ध्यान नहीं देता। ठंड में ड्वेन का शरीर कांपने लगता है और उसके हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। अपने आप वह कहता है, डैंगलर धीरे धीरे बात करो, नहीं तो गार्ड्स फिर से आ जाएंगे। लेकिन डैंगलर उससे कोई बात नहीं कर रहा होता। ड्वेन उल्टा सीधा बोलने लगा है। उसकी खराब स्थिति देकर डैंगलर उसे शांत होने और लेट जाने को कहता है और फिर वह चारों ओर के पूरे इलाके में आग लगाने का निर्णय लेता है। शायद धुआं देकर कोई अमेरिकन प्लेन उन्हें देख ले, और डैंगलर यही करता है। वह पेड़ों की छाल घिसकर आग लगा देता है। देखते देखते आग इतनी फैल जाती है कि कुछ ही समय बाद एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। डैंगलर फिर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिकन लोग उसे आतंकवादी समझकर हेलीकॉप्टर से बेवजह गोली चलाने लगते हैं। सौभाग्य से वह किसी तरह वहां से बच निकलता है। अगली सुबह जब ड्वेन की नींद खुलती है, वह देखता है कि उसका शरीर बिल्कुल जिंदा लाश जैसा हो गया है। उसे ठीक से चलने की क्षमता नहीं है। वह देखता है कि डैंगलर ने चारों ओर आग फैला दी है। ड्वेन कहता है, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। शायद यह आग और धुआं देखकर सच्चे गार्ड्स फिर से आ जाएंगे। इसलिए वे अब और समय बर्बाद नहीं करते और अपने शरीर की बाकी बची हुई ताकत से आगे बढ़ते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक गांव के पास पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बाल्टी में पानी लेकर जा रहा है। बहुत प्यास लगने के कारण दोनों उससे थोड़ा पानी मांगते हैं, लेकिन पानी देने की बजाय बच्चा चिल्लाता है और गांव वालों को बुला लेता है। गांव वाले आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। दोनों के शरीर में वहां से भागने की कोई ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है। फिर भी गांव के किसी व्यक्ति ने ड्वेन के पैर पर चाकू मार दिया। उस दर्द से ड्वेन चिल्ला उठा है, लेकिन उसी क्षण उस गांव वाले ने ड्वेन की गर्दन काट दी और गला शरीर से अलग कर दिया। यह देखकर डैंगलर लगभग पागल हो जाता है। वह चिल्लाते हुए गांव वालों पर हमला करने जाता है। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते क्योंकि वे संख्या में कम थे। डैंगलर भी वहां से भागकर जंगल में छुप जाता है। कुछ ही देर बाद और गांव वाले उसे खोजने वहां पहुंचते हैं। इस तरह रात हो जाती है। रात के समय डैंगलर के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। उसे ड्वेन की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसका दोस्त उसके पास ही बैठा है। अब वह इस जंगल में अकेला रह गया था। यहाँ अकेले बिना खाने और पानी के बचना बहुत कठिन था। डैंगलर कई दिन इसी तरह जंगल में गुजार देता है। एक दिन खाने की तलाश में घूमते घूमते डैंगलर कुछ वियतनामी सैनिकों को देखता है। वे एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ समय बाद जब वे वहां से चले जाते हैं तो उन्होंने जो खाना छोड़ा था, भूख के मारे डैंगलर उसे खाने लगता है। इससे उसकी भूख थोड़ी तो मिटती है, लेकिन शरीर में विटामिन की कमी की वजह से वह बहुत कमजोर पड़ जाता है। बीच बीच में उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आते हैं और ड्वेन की परछाई उसकी आंखों के सामने तैरती रहती है। ये सब उसकी कमजोरी के कारण होता है। पूरी रात वह इसी तरह गुजारता है। अगले दिन खाने की तलाश में डैंगलर एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहां वह पानी में एक सांप देखता है। चूंकि इस सांप का विष नहीं था, डैंगलर डरता नहीं और उसे पकड़ लेता है और दांतों से काटकर उसे खाने लगता है। खाते समय अचानक उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से एक पता उठाता है और विमान को इशारा करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वह बच जाएगा। वह विमान आकाश में कई बार चक्कर लगाता है और कुछ ही देर में उसकी तरफ आने लगता है। सौभाग्य से उन्होंने डैंगलर को देख लिया। डैंगलर लगभग उम्मीद छोड़ चुका था कि वह यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर पहुँचता है। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी जाती है। डैंगलर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा है, लेकिन तभी वियतनामी आतंकवादी उसे देख लेते हैं और बेतरतीब गोलियां चलाते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से फायरिंग करते हैं। इतने लंबे समय तक चले कठोर यातना और जीवित रहने की लड़ाई के बाद आखिरकार डैंगलर जीत जाता है। अमेरिकन सैनिक डैंगलर को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर में सैनिक उससे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या वह सच में अमेरिकी पायलट है? उसका कोड नंबर क्या है? वह किस मिशन पर था? डैंगलर को उत्तर देने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह सही जवाब देता है, क्योंकि इतने समय तक कुपोषण और भूख के कारण उसकी स्मृति बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी अंततः उसे बेस पर ले जाया जाता है, लेकिन बेस पहुंचते ही CIA ऑफिसर्स बताते हैं कि डैंगलर एक गुप्त मिशन से वापस आया है। जब तक वह कुछ सवालों के जवाब नहीं देगा, कोई भी उससे मिल या बात नहीं कर सकता। इसके बाद डैंगलर को बेस से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है।
है। वहाँ उसकी धीरे धीरे इलाज किया जाता है और वह काफी हद तक स्वस्थ हो जाता है। थोड़ी स्वस्थ होने पर CIA एजेंट वहाँ की हर घटना का विवरण जानना चाहते हैं, लेकिन डैंगलर इन सब चीजों को छोड़कर बस अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा रखता था। तभी देखा जाता है कि उसके दोस्त डैंगलर की जीवित वापसी की खुशी में वहाँ एक बहुत बड़ा केक लेकर आए हैं। सभी बेहद खुश थे अपने दोस्त को वापस पाकर, लेकिन डैंगलर CIA एजेंट्स के सवालों से परेशान हो चुका था। वह अपने दोस्तों से कहता है कि वह यहाँ से जाना चाहता है। उसके दोस्त उसे वॉशरूम में ले जाने का बहाना बनाकर 10 मिनट का समय निकालते हैं और केक लेकर आए ट्रॉली में छिपाकर उसे अस्पताल के बाहर ले आते हैं। इसके बाद डैंगलर को हेलीकॉप्टर से लेकर US नेवी के जहाज पर पहुंचाया जाता है। वहाँ पूरी क्रू उसकी जीवित वापसी की खुशी में जश्न मना रही थी। डैंगलर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने एक नई जिंदगी पाई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अपने उन साथी बंदियों के लिए दुख भी था। डैंगलर तो जीवित बच गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके साथी बंदियों को वहाँ से बचाया नहीं जा सका। शायद वे इतने समय में मर चुके थे। खैर, अंत में यह बताया जाता है कि डैंगलर ने लगभग 6 महीने जंगल की जेल में बिताए थे, जिसमें से 23 दिन वह पूरी तरह जंगल में ही था। वह जेल और जंगल में केवल कीड़े मकोड़े और सांप खाकर जीवित रहा। उस नरक से बचकर लौटने के बाद उसे एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और वह सिविलियन टेस्ट पायलट के रूप में काम करने लगा।